हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। इतिहास के खास चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हमारा पाठ है मुगल साम्राज्य और इतिवृत्त। तो पहले बच्चों हम मुगल वंश के बारे में जान लेते हैं। मुगल शब्द बच्चों मंगोल से बना है। पिछली कक्षा में आपने मंगोलों के बारे में पढ़ा था। मुगलों को तैमूर के वंशज माना जाता है। ये अपने को तैमूरी भी कहते थे, परंतु मातृपक्ष के से चंगेज खां के संबंधी थे, जो मंगोलों को बर्बर समझता था और उनका मजाक भी उड़ाया करता था। 16वीं सदी में यूरोपियों ने इस वंश के लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया। बच्चों, आपने मोगली सीरियल भी देखा होगा। उसमें वो जो बच्चा है वो जंगल में पैदा होता है, जंगल में पलता है, इस कारण उसे ये नाम मोगली नाम दिया गया, जो मुगल से ही बना है। बच्चों, अब हम देखते हैं इस वंश के बारे में। मुगलों और स्थानीय सरदारों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों पर कब्जा करके इस मुगल साम्राज्य की रचना की गई। साम्राज्य की स्थापना बच्चों जहीरुद्दीन बाबर ने की, जिसे मध्य एशिया के फरगाना से उनके शत्रु उज्बेकों ने भगा दिया था। पहले वह काबुल में बसा और फिर 1526 में अपने कुछ साथियों को लेकर आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु खोज करते करते वो भारत उपमहाद्वीप में आया, फिर आगे बढ़ गया। बाबर के बेटे नसीरुद्दीन हुमायूं ने बाबर के साम्राज्य को और बढ़ाया, परंतु शेरशाह सूरी से पराजित होकर वह ईरान चला गया। वहां से दोबारा 1555 में शेरशाह को हराकर शासक बना और 1 वर्ष बाद ही सीढ़ियों से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब आता है बच्चों, हुमायूं का पुत्र जलालुद्दीन अकबर 1556 से 1605 तक महान शासक रहा, जिसने साम्राज्य को विस्तार के साथ ही शक्तिशाली और समृद्ध भी बनाया। अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां और फिर उनका बेटा औरंगजेब ये भी योग्य शासक बने। इनके समय विस्तार की गति धीमी तो रही, परंतु शासन के विभिन्न तरीकों को इन्होंने अपनाया, जिनमें प्रशासन और कराधान के प्रभावशाली तरीके भी शामिल थे। मुगल शक्ति की झलक दरबार में देखने को मिलती है। इन दरबारों में खूब राजनीतिक पैंतरेबाजी होती थी। अपनी अपनी हैसियत के लिए सैन्य शक्ति बल प्रदर्शन का आयोजन भी किया जाता था। बच्चों, 1707 के बाद अंग्रेज औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल राजवंश की शक्ति घट गई। अब एक बड़े साम्राज्य दिल्ली, आगरा और लाहौर जैसे नगरों से शासन नहीं होता था, अपितु क्षेत्रीय ताकतें उभर आई थी। इसी प्रकार मुगल वंश 1857 तक अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के काल तक ही स्थापित रहा। बच्चों, मुगल शासकों ने अपने साम्राज्य के विस्तार और प्रचार के लिए इतिहास लिखना और लिखवाना शुरू किया। अपने दरबार में वो ऐसे लेखन कार्य को जगह देते थे और लेखकों को आमंत्रित करते थे जो दरबार की सारी घटनाओं को लिखते थे। अंग्रेजी में लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों ने मूल पाठ की इस शैली को क्रॉनिकल्स, इतिहास या इतिवृत्त का नाम दिया। ये इतिवृत्त बच्चों घटनाओं को क्रमबद्ध लिखते थे और उन लेखकों को भी ये फायदेमंद होते थे जो इतिहास को पढ़ना और समझना चाहते थे। कई बार ये इतिवृत्त मुगल साम्राज्य की संस्थाओं के बारे में ऑथेंटिक जानकारी भी देते थे, क्योंकि ये दरबार के बिल्कुल नज़दीकी लोगों द्वारा ही लिखे और एकत्र किए जाते थे। राजा भी ये चाहते थे कि ये जो उसके लेख हैं या उनके बारे में जो लिखे हुए लेख हैं वो जनता तक पहुँचे और वहाँ लागू भी हों। बच्चों, आज हम इन इतिवृत्तों के बारे में देखेंगे कि किस किस राजा ने किस तरह से इतिवृत्त लिखवाए और उनके क्या लाभ थे। इतिवृत्त बच्चों साम्राज्य और उसके दरबार के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। साम्राज्य के सभी लोगों के सामने राजाओं की समृद्धि का प्रदर्शन भी होता था। इससे जिन लोगों ने मुगल शासन का विरोध किया था उनकी असफलता का भी बोध होता है
और सबसे बड़ी बात बच्चों, शासक ये चाहते थे कि उनकी भावी पीढ़ियों को उनके शासन का विवरण उपलब्ध हो सके। अब आता है बच्चों, इस इतिवृत्त की क्या विशेषताएं थी। बच्चों, ये इतिवृत्त अधिकतर दरबार से संबंधित होते थे। अधिकतर इतिहास शासक पर केंद्रित घटनाओं, शासक के परिवार, दरबार, अभिजात वर्ग, युद्धों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से संबंधित थे। इनके शीर्षक भी क्या थे बच्चों, जैसे अकबरनामा, शाहजहांनामा या आलमगीरनामा यही दर्शाते हैं कि राजा और साम्राज्य दोनों एक ही थे। अब आता है बच्चों इनकी भाषा। मुगल दरबार में लिखे जितने भी इतिहास थे ज़्यादातर फारसी भाषा में लिखे गए। दिल्ली के सुल्तानों के काल में उत्तर भारतीय भाषाओं में जैसे हिंदवी और कुछ भिन्नता वाले शब्द फारसी में लिखे गए। अकबर ने फारसी को दरबार की मुख्य भाषा बना दिया था तथा इस भाषा पर अच्छी पकड़ वालों को दरबार में शक्ति व प्रतिष्ठा प्रदान की गई। बाद में लेखकों, लिपकों और अन्य अधिकारियों ने भी इसे सीख लिया। कई जगह फारसी प्रत्यक्ष प्रयोग में नहीं थी बच्चों, क्योंकि वहाँ की जो स्थानीय भाषाएं थी जैसे राजस्थानी, मराठी और तमिल, इनके साथ ही फारसी के शब्दों का प्रयोग किया जाता था। बच्चों, इस प्रकार फारसी का भारतीयकरण होने से फारसी के हिंदवी के साथ संपर्क से उर्दू के रूप में एक नई भाषा निकल कर आई। बच्चों, जैसे आजकल आप भी करते हो, इंग्लिश और हिंदी के शब्दों को मिलाकर जब हम कोई भाषा बोलते हैं तो वो हम कहलाते हैं हिंग्लिश। ऐसे ही उस समय दो भाषाओं से मिलकर बनी थी और जिसको नाम दिया गया उर्दू। अकबरनामा फारसी में और बाबर के संस्मरण बाबरनामा तुर्की में लिखा था, जिसका बाद में फारसी में अनुवाद किया गया। यहाँ तक कि मुगल बादशाहों ने महाभारत और रामायण जैसे संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवादित कराया। महाभारत का अनुवाद बच्चों रज़्मनामा, युद्धों की पुस्तक के रूप में हुआ। इसके बाद बच्चों देखेंगे हम कि इन इतिवृत्तों की रचना कैसे की जाती थी और किस किस तरीके से इनमें लिखा जाता था। इसके लिए हम देखेंगे अगली वीडियो। तो इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स अवश्य करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें बच्चों। धन्यवाद।